हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन जो कोर्स है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो या फिर एंड टर्म एग्जामिनेशन हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल बनता ही बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, कितने प्रकार के जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं आप। इस फ्लो चार्ट में आप पाएंगे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है बेसिकली जो है 7 से 8 जो है क्राइटेरिया उसके आधार पे उसको क्लासिफाई करते हैं। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पान, और ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी ओरिएंटेशन, अप्रोच बेस्ड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मर। इसके आधार पे हम जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पर्पस के आधार पर कितने प्रकार का होता है, टाइम के आधार पे कितने प्रकार का होता है, सिक्योरिटी के आधार पे कितने प्रकार का होता है, सारी चीजें इस इंपोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हुए। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट। किसान क्रेडिट को कितने समय में रिपे करता है उसके आधार पे जो है इसको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं? ये जो कम समय के लिए किसानों को दिया जाता है। मीडियम टर्म जो उससे थोड़ा ज्यादा समय के लिए दिया जाता है, और लॉन्ग टर्म लोन जो काफी लंबे समय के लिए किसानों को दिया जाता है। तो समय की अवधि के आधार पर हम यहाँ पे इसको क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन्स है वो जनरली जो है आपके एक क्रॉप सीजन के लिए दिया जाता है, जिसका टाइम पीरियड जो है 6 to 8 मंथ होता है। ठीक है, तो इसमें फार्मर्स रिक्वायर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर द मीटिंग आउट द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑनगोइंग फार्म ऑपरेशंस। जैसे उनको सोइंग करना हो, खाद खरीदना हो, या कोई प्लांट प्रोटेक्शन देना हो, जो अपने खेती पे जो डे टू डे के खर्चे होते हैं, या जो अ, खेत पे जो छोटा मोटा खर्चे होते हैं उनके लिए वो शॉर्ट टर्म लोन लेता है। और ये सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रॉप लोन जो लेते हैं हम, चाहे वो केसीसी लोन हुआ या कोई और लोन हुआ हो, वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्ट टर्म लोन जो है कितने समय के लिए दिया जाता है, उसका एग्जाम्पल कैसा है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन क्या होता है? जो 18 महीने से लेके वो 5 साल के बीच के लिए में दिया जाता है। मतलब उसका जो टाइम पीरियड है रिपेमेंट करने का किसान की तरफ से, वो 18 महीने से लेके 5 साल का होता है। अब ऐसे कौन से लोन होता है? किसानों को ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि किसानों को मान लीजिए कोई ट्रैक्टर खरीदना हो, कुछ इलेक्ट्रिक पंप खरीदना हो, या कोई इम्प्लीमेंट खरीदना हो, या कोई गाय भैंस खरीदना हो, तो उसको रिपेयर करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए जो है उसको इतना टाइम देना पड़ता है। इसलिए इसको मीडियम टर्म बोलते हैं। तो मीडियम टर्म का टाइम पीरियड क्या है? वो 18 मंथ टू 5 ईयर हो गया। एक लोन होता है लॉन्ग टर्म लोन। इसका आपको इसका लिटरल मीनिंग जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि लंबे समय में रिकवर या रिपेमेंट होने वाले लोन को हम जो है लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। द लोन फॉल्स ड्यू फॉर repayment over a long period of time ranging from 5 years to 20 years, even more than 20 years. These loans are meant for permanent improvement on the farm, like leveling of land, reclamation of land, construction of farm building, purchase of tractors, raising of orchard। मतलब कोई भी बड़ा खर्चा करना हो जिसमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती हो, जिसको रिपेयर करने में ज्यादा समय चाहिए, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। तो ये आपको समझ में आ गया, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस।
ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज क्या होता है, ये 3-4 प्रकार का लोन होता है। जैसे पहला हो गया प्रोडक्शन लोन, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट लोन, मार्केटिंग लोन, एक होता है कंजप्शन लोन भी होता है। तो पहले जान लेते हैं प्रोडक्शन लोन क्या होता है। प्रोडक्शन लोन इज नथिंग बट लोन गिवन टू द फार्मर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। इट मे बी क्रॉप प्रोडक्शन, इट मे बी डेयरी प्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता है वो। इसको हम जो है शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं, सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन लोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्रॉप लोन भी हम बोलते हैं। तो प्रोडक्शन लोन जो है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए दिया जाने वाला है वो लोन है। इसका जो रिपेमेंट पीरियड है वो जनरली मैंने आपको वो बताया कि ये क्रॉप लोन भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन का जो रिपेमेंट पीरियड है वो होता है 6 to 18 मंथ, ठीक है। वो आसपास चलता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और इन्वेस्टमेंट लोन क्या है, देखिए इनके पर्पज के आधार पे कि किसान को किस पर्पज के लिए लोन चाहिए। अगर प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए चाहिए तो प्रोडक्शन लोन हो जाएगा। और फार्म पे कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ चीज को बसाना है, कुछ चीज को बनाना है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट लोन हो जाएगा। जैसे आपको ट्रैक्टर खरीदना हो, पंप सेट खरीदना हो, कुआ खुदवाना हो, या कोई इक्विपमेंट लाना हो, तो वो आपने इन्वेस्ट किया ना फार्म पे, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट लोन बोलते हैं। उसके अलावा होता है मार्केटिंग लोन। देखिए अब मार्केटिंग लोन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो मार्केटिंग लोन किसको बोलते हैं, ऐसे लोन जो किसानों की मदद के लिए दिए जाते हैं। किसानों की मदद कैसे, किसानों का जब हालात खराब होते हैं, वो डिस्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, या जब मार्केट में जो क्रॉप प्रोडक्शन है, किसी भी क्रॉप का जो है भाव नहीं है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जनरली ऐसा होता है, भाव नहीं, तो वो किसान जो है उस टाइम बेचता है, तो मजबूरी में वो बेचता है। लेकिन अगर उस टाइम पे उसको बेचे नहीं और वो उसको गवर्नमेंट या बैंक उसको लोन दे दे, तो उसको मार्केटिंग लोन बोलेंगे। मतलब आपका जो डिस्ट्रेस सेल है, जो आप मजबूरी में बेचने वाले थे, उसको नहीं बेच के आप उसको वेयर हाउसेज में स्टोर करके बैंक में वो रसीद दिखा के कि मेरे पास इतनी वैल्यू का जो है माल जो है गोदाम में रखा है, वेयर हाउस में रखा हुआ है, ये स्लिप रहा है, तो बैंक उस पर आपको 75% ऑफ दैट वैल्यू आपको लोन दे देगा। और उसको आप यूज करिए, और जब मार्केट में भाव हो तो आप मार्केट में अपना प्रोड्यूस वहां से निकाले बेच दीजिए और लोन चुका दीजिए। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग लोन। मार्केटिंग लोन जनरली जो है ऐसा नहीं होता है कि प्रोड्यूस को बेचने के लिए जो पैसा लगता है, नहीं, प्रोड्यूस को हम मजबूरी में न बेचें, उसके लिए बैंक आपको लोन देता है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग लोन। एक होता है कंजप्शन लोन। कंजप्शन लोन क्या होता है, बेसिकली जो हम कंजप्शन पर्पज के लिए लोन लेते हैं उसको हम कंजप्शन लोन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसान क्या करता है, वो केसीसी का लोन लेता है या क्रॉप लोन लेता है, और उसको यूज कर लेता है घर बनाने में, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों की मैरिज में। तो ये क्या है, अनप्रोडक्टिव पर्पज है, ये कंजप्शन पर्पज है। तो बैंक क्या बोलता है कि भाई आप जो है क्रॉप लोन को क्रॉप में यूज करिए। आपको अगर किसी और चीज के लिए लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, वो हम आपको दे देते हैं। तो जो कंजप्शन पर्पज के लिए अदर देन प्रोडक्शन, कंजप्शन loan means loans given to the farmers for the purpose of other than agricultural production। जो उत्पादन के लिए लोन ना देके दूसरे काम के लिए लोन देंगे तो उसको हम कंजप्शन लोन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, ये सब इस पे आता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द फार्मर। तो भाई बैंक दो तरह का लोन जनरली देता है, कि एक तो वो किसान से कुछ सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखवा लेता है, और एक वो आपसे समझ के आधार पर दे देता है, ठीक है। तो बैंक हो या कोई लेंडर हो, अगर वो किसी को अपने विश्वास पे, ट्रस्ट पे अगर लोन देता है, जिसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होता है, जिसमें कोई सिक्योरिटी का गिरवी नहीं रखा जाता है, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ये गाँव में आप देखे होंगे, जितने साहूकार, मनी लेंडर से, लैंड लॉर्ड्स हैं, ये सारे जो है किसानों को ऐसे लोन देते हैं विश्वास पे, तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन एक होता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, लोन एडवांस अगेंस्ट सम सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर या फार्मर, उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी होता है,
कोलेटरल सिक्योरिटी हो सकता है, चैटल लोन होता है, मॉर्गेज होता है, हाइपोथिकेशन होता है। इस सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन में हम सबसे पहले पर्सनल सिक्योरिटी लोन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि बोरोवर हिमसेल्फ स्टैंड एज ए गारंटर टू रिटर्न प्रॉमिस। जो पैसा लेने वाला जो किसान होता है या जो बोरोवर होता है वो बोलता है लिख के कागज और प्रोमिसरी नोट लिख के वो देता है कि भाई मैं आपको पैसा इस टाइम पे दे दूंगा इस ब्याज से या इस टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर। तो इसमें पर्सनल वो गारंटर खुद ही होता है, ठीक है। और उसी लोन इज एडवांस ऑन द फार्मर्स प्रोमिसरी नोट, किसान ने जो लिख के दिया उसी पे उसे लोन दे दिया जाता है। इसमें थर्ड गारंटी की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है और ले भी सकता है वो, ठीक है। ये पर्सनल सिक्योरिटी हो गया। एक होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है कि आप जो लोन ले रहे हो उसकी इक्वल अमाउंट का कुछ चीज आपको जो है देना पड़ेगा। तो इन कोलेटरल सिक्योरिटी द प्रॉपर्टी इज प्लीज टू सिक्योर अ लोन। कोई प्रॉपर्टी हम जो है उसमें प्लीज करते हैं, गिरवी रखते हैं लोन को सिक्योर करने के लिए। और वे प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? द प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी फार्मर्स या किसी बोरोवर की जो है मूवेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम ट्रांसफर कर सके, जिसके ओनरशिप को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे आदमी को दे सकते, जैसे LIC बॉन्ड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड्स हो गए, वेयर हाउस रिसीट्स हो गए, मशीनरी, लाइव स्टॉक, ये सब सिक्योरिटी में काउंट होती है कोलेटरल सिक्योरिटी में। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लोन है चैटल लोन्स। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि चैटल लोन्स क्या होता है। तो चैटल लोन्स कुछ नहीं होता है, दीज आर द क्रेडिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पान ब्रोकर्स बाय प्लेसिंग द मूवेबल प्रॉपर्टी सच एज ज्वेलरी, यूटेंसिल्स मेड ऑफ वेरियस मेटल्स एज सिक्योरिटी। जब आप देखे होंगे गाँव में या कहीं पे भी जो है किसान जो है अपना सोने चांदी की ज्वेलरी लेके या कोई तांबा के चांदी के बर्तन जो है रख के गिरवी और वो अपना लेके आता है। जो पान ब्रोकर्स होते हैं, जो साहूकार होते हैं, वहां पे से जो लोन लिया जाता है उसको हम चैटल लोन्स बोलते हैं। और वो जो चैटल लोन होता है वो पान ब्रोकर से ही लिया जाता है और गिरवी के तौर पे कुछ ज्वेलरी रख देंगे या कोई कीमती धातु के बर्तन जो होते हैं वो गिरवी रख के वो लोन लेते हैं, इसको चैटल लोन, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज मीन्स इट इज वेरी सिंपल। इन दिस इमूवेबल प्रॉपर्टीज like land, farm, building are presented for security for purpose of the getting loan from the banker and lender। इसमें क्या करते हैं, ऐसी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है जो अटैच टू अर्थ होता है, जैसे लैंड हो गया, फार्म बिल्डिंग्स हो गए, उनको हम सिक्योरिटी तौर पर रखते हैं। जैसे आपकी जमीन रख दी आप या आपका मकान गिरवी रख दिया, उसको मॉर्गेज बोलते हैं, मॉर्गेज सिक्योरिटी बोलते हैं, मॉर्गेज लोन बोलते हैं। इसमें भी क्या है कि द पर्सन हु इज गेटिंग द चार्ज ऑफ मॉर्गेज इज कॉल्ड मॉर्गेजर। यहाँ पे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मॉर्गेजर कौन होता है या वो आदमी कौन होता है जो क्रिएट करता है चार्ज ऑफ मॉर्गेज, उसको मॉर्गेजर बोलते हैं। मॉर्गेजर मींस बोरोवर और द पर्सन इन हुज फेवर इट इज क्रिएटेड इन नोन एज मॉर्गेज, यानी बैंकर होता है। किसके फेवर में, मतलब मैं अगर लोन नहीं चुकाया तो आपने मेरी जमीन को बेच के अपना पैसा ले ले, ये बात कौन बोलता है? ये बोलता है जो जिसके फेवर में बात होती है। ये किसान बोलता है, किसके फेवर में बोलता है? द पर्सन हुज फेवर इज इट इज क्रिएटेड। ये जो चार्ज क्रिएट होता है ये बैंकर के या मॉर्गेजी जो होता है उसके केस में ये क्रिएट होता है। ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक और टाइप है हाइपोथिकेटेड लोन या हाइपोथिकेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये हाइपोथिकेशन लोन जो है ना सिंपली जो है मशीनरी होता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी हाइपोथिकेटेड लोन की बात हो तो आप समझ लीजिए कोई इक्विपमेंट्स कोई मशीनरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपली है जो आपका लोन होता है वो जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आपका जो पोजीशन है वो आपके पास रहेगा, लेकिन उसका जो राइट टू सेल है, जैसे ट्रैक्टर आपने लिया है तो आप ट्रैक्टर को जब तक बेच नहीं सकते जब तक उसका लोन आप क्लियर ऑफ नहीं कर सकते, जब तक लोन आप रिपेयर कर नहीं सकते। जैसे लोन क्लियर होगा तो आप उसको फिर आपका मालिकाना हक आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप देख लेते हैं। इन दिस फार्मर हैज ओनरशिप राइट ऑन हिज मूवेबल असेट्स, मतलब अगर उसका मूवेबल असेट्स है, ट्रैक्टर हो या इक्विपमेंट्स हो, उस पर उसका ओनरशिप राइट रहेगा। बट द बैंकर हैज लीगल राइट टू टेक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टू सेल ऑन डिफॉल्ट। अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो बैंक को राइट है उसमें कि वो उसको बेच सकता है, ठीक है। जनरली दिस हैपन इन केस ऑफ ट्रैक्टर लोन या मशीनरी लोन where the borrowers will not have any right to sell the equipment until the loan is cleared off।
तो ट्रैक्टर लोन या मशीन लोन में क्या होता है कि जो किसान होता है, जो बोरोवर होता है, वो तब तक उसको बेच नहीं सकता जब तक उसने लोन नहीं चुका दिया हो। ये रिटर्न में होता है। ठीक है, तो ये भी दो प्रकार का होता है। हाइपोथेकेटेड लोन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक की लोन्स होता है, एक ओपन लोन्स होता है। की लोन्स में क्या होता है कि वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको वो एज ए गारंटी वो अंडर कंट्रोल द बैंक रख देता है। भाई मेरे पास इतना बोरा सरसों का है, इतना बोरा धान का है, या इतना प्रोड्यूस, इसको आप अपने कंट्रोल में रखिए, जब तक मैं लोन नहीं दूं तब तक अपने आप कंट्रोल में रखिए उसको। तो वो वेयर हाउस में जो है रहता है और वो गिरवी रहता है बैंक के। तो दिस इज आल्सो हेल्प्स इन ओवरकमिंग द डिस्ट्रेस सेल ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, तो एक होता है ओपन लोन्स। ओपन लोन में क्या होता है, इसमें जो मैन ट्रैक्टर होता है, जो आपकी मशीन देते हैं, उसी को वो अपने उसमें रखता है पोजीशन में। और पोजीशन नहीं, अपने उसको राइट होता है कि जब तक वो आप लोन नहीं देंगे तब तक वो बेचने का नहीं उसको। तो इन दिस द ओनली फिजिकल पोजीशन ऑफ परचेज मशीन रेस्ट विद द फार्मर, बट लीगल ओनरशिप रिमेन्स विद द बैंकर एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, until unless the loan is prepaid। ठीक है, तो ये जो आपका हाइपोथेकेटेड लोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मॉर्टगेज, हाइपोथेकेटेड और चैटल लोन, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर ही है, बट दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया इज द बेसिस ऑफ लेंडर्स ऑफ क्रेडिट। कि लेंडर कौन है, लोन देने वाला कौन है, उसके आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई बैंक है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट होगा लोन देने वाला तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या लोन बोलेंगे। और लोन देने वाला अगर कोई आपका मित्र है, कोई आपका रिलेटिव है, आपका कोई कमीशन एजेंट है, कोई ट्रेडर है, कोई मनी लेंडर्स है, तो उसको हम लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या लोन बोलते हैं। समझ गए? दिस इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। One important criteria of classifying the loan is also is liquidity। लिक्विडिटी क्या होता है कि हम कितना जल्दी लोन को रिपे कर देते हैं, द कैपेसिटी ऑफ बोरोवर टू रिपे द लोन। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स और पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन्स। सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन से पता चला कि वो खुद ही उसको जो है रिपे कर देता है। तो दे जनरेट इनकम इमीडिएटली एंड आर टू बी रिपेड विद इन द 1 ईयर या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्रॉप सीजन। ठीक है, जैसे क्रॉप लोन हो गया, क्रॉप लोन लिया आपने एक बार, एक सीजन में क्रॉप काटा, बेचा और प्रीपे कर दिया, इसको बोलते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स। लेकिन कुछ लोन ऐसे होते हैं जिनसे रिवेन्यू या इनकम आने में समय लगता है, जिसको लॉन्ग टर्म लोन में आप बोल सकते हैं जनरली। तो पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन्स या नॉन लिक्विडेटिंग लोन्स क्या होता है, दे विल टेक सम टाइम टू जनरेट इनकम एंड कैन बी रिपेड इन 2 to 5 years or more based on economic activity for which the loan is taken। समझ गए ना? ये आपके एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज के लिए लोन लिया है, उसके आधार पर ये 5 से 5 साल या उससे ज्यादा समय ले सकता है रिपे करने में, या इनकम को जनरेट करने में समय ले सकता है। जैसे हमको टी गार्डन लगाना है या कोई मैंगो ऑर्चर्ड लगाना है, या तो उसको चुकाने के लिए हमको समय लगेगा ना भाई, उसका जेस्टेशन पीरियड जो है वो ज्यादा लॉन्ग होता है। ठीक है, तो दीज आर द पार्शियल लिक्विडेटिंग लॉन्स। उसके बाद में फार्मर्स के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भी जो है हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट लोन्स और एक इनडायरेक्ट लोन्स। डायरेक्ट लोन्स मतलब जिसमें इंस्टीट्यूशन लोन डायरेक्टली फार्मर्स को देता है, लोन एक्सटेंडेड टू द फार्मर्स डायरेक्टली आर कॉल्ड डायरेक्ट लोन। जैसे क्रॉप लोन, किसान गया, फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसको लोन दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोन होते हैं जो फार्मर्स को डायरेक्टली दिए नहीं जाते, लेकिन प्रॉफिट या फायदा जो है किसान को होता है। जैसे फर्टिलाइजर का सब्सिडी, फर्टिलाइजर बहुत महंगा मिलता है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देके जो है आपको सस्ता दिलाता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री को सब्सिडी देता है, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको सब्सिडी देता है, और वो किसानों को फिर सस्ते दाम पे अवेलेबल करवाता है। तो इनडायरेक्टली वो फार्मर्स को फायदा दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लोन्स। तो लोन्स गिवन टू द एग्रो बेस्ड फार्म्स लाइक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज विच आर इनडायरेक्टली बेनिफिशियल टू द फार्मर्स, कॉल्ड इनडायरेक्ट लोन। समझ गए होंगे? गुड। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया,
या ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, किस तरह की अप्रोच बैंक फॉलो करता है, ठीक है, उसके आधार पे भी हम लोगों को क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 प्रकार का लोन होता है उसके आधार पे, इंडिविजुअल अप्रोच, एरिया अप्रोच और DIR अप्रोच। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। मान लीजिए अगर बैंक किसी इंडिविजुअल फार्मर या इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको टारगेट करके उसकी जरूरत के हिसाब से लोन देता है तो उसको हम इंडिविजुअल लोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं बैंक के पास गया कि मुझे डेयरी के लिए लोन चाहिए, बैंक के लोन चाहिए, तो मेरी जरूरत थी उसने दे दिया, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल अप्रोच, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान का अप्रोच था, उसकी जरूरत थी, उसकी नीड के आधार पर आपने उसको लोन दे दिया। दूसरा एक होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया की जरूरत के आधार पर आप लोन देते हो, तो उसको बोलते हैं एरिया अप्रोच। एरिया अप्रोच में जैसे आपने नाम सुना होगा सर्विस एरिया अप्रोच, जो बैंक जनरली फॉलो करते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जो है उसकी सिचुएशन देखते हैं, वहाँ पे कंडीशन क्या है। मान लीजिए किसी एरिया में जो है अचानक ही जो है फ्लड आ गया या ड्राई हो गया, तो वो बैंक उसको स्पेशल उसके नीड्स को देखते हुए उस पूरे एरिया में जो है लोन देता है, तो उस आधार पे लोन देता है, उस एरिया की जरूरत के हिसाब से लोन देता है, तो उसको हम बोलते हैं एरिया अप्रोच, मतलब अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, तो उसको एरिया अप्रोच। एक होता है DIR अप्रोच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है। तो इसका सिंपली जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका DIR स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट भी इसको बोलते हैं। In this approach, loans are advanced to the weaker section of the community at lower rate at the rate of 4% per annum. DRI scheme was launched in 1972 to provide credit to low income groups. ये जो है स्कीम था जो 1975 में स्टार्ट किया गया, और इसका सिंपल सा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि ये जो है 4% के आधार पे जो है इसको लोन दे दें जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो तो मैं वीडियो गांव से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपके वॉल्यूम में। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट टॉपिक, और इसमें हमने जाना कि क्लासिफिकेशन कितने डायमेंशन के आधार पे, कितने क्राइटेरिया के आधार पे किया जा सकता है, पर्पज के आधार पे किया जा सकता है, टाइम स्पान के आधार पे किया जा सकता है, कॉन्टेक्ट विद द फार्मर किया जा सकता है, सिक्योरिटी के आधार पे किया जा सकता है, मतलब डिफरेंट बेसिस पे हमको उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने जाना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी सैंपल के तौर पे देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरम एग्जामिनेशन में या मिड टर्म एग्जामिनेशन में, तो ये आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए डॉक्टर एग्रीबिजनेस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।